सभी का। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बातचीत के सिलसिले को जोड़ने के लिए एक बार फिर से मैं कैन नॉट प्लेस में हाजिर, और यहां वो तमाम सारे लोग आज इतवार के लिए मौजूद बातचीत के लिए। और आज बड़ा अहम दिन, बजट पेश हुआ, बजट को लेकर तमाम सारी प्रतिक्रियाएं होंगी। आपको क्या अच्छा लगा, क्या कौन सी चीज थी जो सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव थी, उन सब पर बातचीत करने के लिए आप तमाम सारे लोग रोज की तरह यहां पे हाजिर हैं। वो तमाम सारे लोग जो पहली बार शो में शरीक हो रहे हैं, उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया। कहां से आना हुआ आपका? दिल्ली से हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बातचीत का सिलसिला जोड़ेंगे आपसे। कहां से आए आप? सर मेरा नाम प्रदीप यादव, मैं दिल्ली से ही हूँ। मैं एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ और मुझे बड़ी उम्मीद थी कि टैक्स स्लैब कुछ बढ़ेगा। हाँ। और इससे हम लोगों को कुछ बेनिफिट मिलेगा। हाँ, लेकिन टैक्स स्लैब में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इससे थोड़ी सी निराशा हुई। तो टैक्स स्लैब, जो सरकारी कर्मचारी हैं वो टैक्स स्लैब को लेकर बोले। जी जनाब, आप क्या करते हैं? मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ। मैं भी गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं दिल्ली में? नई दिल्ली में ही हूँ मैं। हाँ हाँ। सरकारी कर्मचारी रेलवे से हूँ मैं। आप रेलवे से हैं। आपको इस बजट में पहली प्रतिक्रिया? मिला जुला के बहुत अच्छा रहा बजट। मिला जुला के बहुत अच्छा रहा। जी जनाब, मैं आता हूँ। आप क्या काम करते हैं? सर मैं यूपी का हूँ, गोरखपुर का। ठीक है, मैं आपसे गुजारिश करूंगा, यूपी के हैं, गोरखपुर के हैं, क्या काम करते हैं साहब आप? सर मैं लेबर जो कुल मिला जुला के मेरा कहने का मतलब खाली इतना है कि मैं जिस स्टेज पे हूँ। क्या कौन सी स्टेज चल रही है? क्या स्टेज कौन सी चल रही है तुम्हारी? अगर माल मेरे को मैं आ रहा हूँ। मेरे भी कभी कभी क्या होता है, मुझसे भी गलती हो जाती है पूछने में, कहाँ पे कब माइक कहाँ लगना चाहिए। कभी कभी थोड़ा सा मैं भी गड़बड़ा जाता हूँ। मुझे नशे वाला नहीं, पहले वो आदमी चाहिए जो होश व हवास वाला है। तो मुझसे ये जो गलती हुई तो इसके लिए माफी आपसे। कहाँ से आना हुआ सर आपका? प्रयागराज से। प्रयागराज से, बहुत बहुत स्वागत है। क्या काम करते हैं सर? प्राइवेट जॉब करते हैं। प्राइवेट जॉब करते हैं। एक प्राइवेट एम्प्लॉय और प्राइवेट कंपनी में काम करने वाले के लिए मैं उनकी पहली प्रतिक्रिया जानना चाहूंगा बजट को लेकर। आपकी पहली प्रतिक्रिया? ठीक है बजट। ठीक है। अट्रैक्टिव क्या लगा? देखा बजट को, पढ़ना पलटा, कुछ सुना? अभी नहीं देखा, लेकिन जो सुना उसके हिसाब से पहली प्रतिक्रिया ये कि अच्छा लगा। क्या नाम है सर आपका? प्रमोद कुमार विश्वकर्मा। प्रमोद कुमार विश्वकर्मा जी। इधर कोई बोलना चाहेगा? आप क्या करते हो भैया? सर मेरा दवाई का काम है सर। दवाई का काम है। दवाइयों पे तो कैंसर पे 17 दवाइयां जो हैं उस पे ड्यूटी फ्री हुई है, उस पे कमती आई है। कुछ कहना चाहेंगे आप? जी सर बिल्कुल सर, कहना चाहूंगा सरकार को धन्यवाद कहना चाहूंगा सर, जिस तरीके से काम कर रही है बीजेपी अभी, और भी आगे जो टैक्स स्लैब है, अभी भी बीच में भी ऑटोमोबाइल पे भी काम कम किया था जीएसटी हटा के सर। तो ऐसे ही सर सरकार काम करती है। तमाम सारी प्रतिक्रियाएं। जी आपसे भी आऊंगा, मैं आऊंगा आपके पास आऊंगा। कहां से आना हुआ सर? मैं एयर इंडिया से हूँ। एयर इंडिया से हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत स्वागत है सर। क्या नाम है आपका? अम्बरीश देव। अम्बरीश देव। अम्बरीश देव। कहाँ के रहने वाले हैं अम्बरीश जी? मुंबई के रहने वाले हैं अम्बरीश जी। आपका बजट पर? मेरी सबसे पहली प्रतिक्रिया ये है कि गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छा वो डिसीजन लिया है कि हमारे देश में ही जहाज बनेंगे, हमारे देश में ही मैन्युफैक्चरिंग होगी। ये बड़ा कदम लिया है। अम्बरीश जी एविएशन इंडस्ट्री से जुड़े हैं। हाँ जी। ये सिविलियन एयरक्राफ्ट जो हमारे पहले फ्रांस एंड बोइंग से आते थे, एयरबस एंड बोइंग, अभी हमारे देश में उनका उत्पादन शुरू होगा और बहुत जल्दी हमारे देशवासियों को अपने ही बनाए हुए जहाज में बैठने का मौका मिलेगा। राइट, ये पहली प्रतिक्रिया। जी जनाब, आप रुको भाई, मैंने आपसे कहा जो आप रोज आते हैं उनको धैर्य रखना चाहिए, जो रोज कभी कभी आते हैं उनसे नहीं। आप तो अब रोज के आगे आदमी हो गए। जी मैं मानो से मैं आता हूं, आपके पास आता हूं। क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम यथार्थ गुप्ता है। यथार्थ गुप्ता। क्या काम करते हैं भाई? जी मैं पीएचडी कर रहा हूँ और पार्ट टाइम मैं ट्रेडर भी हूँ। पार्ट टाइम ट्रेनर है। क्या ट्रेनिंग देते हैं? मैं इक्विटी में ट्रेडिंग करता हूँ, एफएनओ फ्यूचर। ट्रेडिंग करते हैं? हाँ, इक्विटी में मार्केट तो आज बड़ा। और हमारे लिए बहुत दुख की खबर है कि पिछले 2 साल में 60% एसटीटी बढ़ गई है। ये इनके लिए दुख की खबर। ट्रेडिंग करते हैं, ट्रेडिंग वालों के लिए थोड़ी सी चीजें कड़ाई वाली थी और वो बहुत आशा से देख रहे थे, लेकिन ट्रेडिंग वालों को भी कुछ हुआ। लेकिन ये तमाम प्रतिक्रियाएं हैं, इन पर और बातचीत करेंगे, विस्तार से करेंगे। लेकिन जो मेहमान हमारे साथ मौजूद है, ऋषभ तिवारी जी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अंश वत्स जी कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज धर्मेंद्र यादव जी आए हैं समाजवादी पार्टी से, बहुत दिनों बाद आए, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। शैलेंद्र दुबे जी आर्थिक विषयों के जानकार, बहुत बहुत शुक्रिया। राहुल लाल जी आर्थिक विषयों की पत्रकारिता करते, बहुत बहुत शुक्रिया। उमेश तुलसियान जी फाइनेंशियल एक्सपर्ट, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले कांग्रेस की एक प्रतिक्रिया लेंगे और उन्होंने कहा यह निराशा वाला है, ये जो बजट है वो निराशा वाला है।
तो उनसे एक प्रतिक्रिया, उसके बाद बीजेपी विल रिस्पॉन्ड। जी प्रतीक जी, आज ये जो बजट है, यहाँ पे मैंने सुना, यहाँ पे सब लोग कह रहे थे कि अच्छा बजट है, अच्छा बजट है। आपने एक दो से पूछा भी कि बजट पूरा पढ़ा, तो उन्होंने कहा नहीं पढ़ा तो नहीं। हाँ। लेकिन यह है कि मतलब जो हवा बनाई गई, तो उसके हिसाब से सबने अपनी अपनी प्रतिक्रिया यहाँ पे देने का काम किया है। क्योंकि जो बजट पे जो इस देश का मूड है, वो तब हमें पता चला जब बजट पेश हुआ और उसके सीधा बाद सेंसेक्स जो है वो 1900 पॉइंट्स के साथ जो है नीचे गिर जाता है। बजट का जो मूड है वो देश का तब पता चला जब बजट पेश भी नहीं हुआ, सरकार ने घरेलू एलपीजी सिलेंडर पे जो है 50 रुपया जो है बढ़ा दिए। बजट का जो मूड है वो तब इस देश को पता चला जब सरकार ने तमाम जो हमारी डिपार्टमेंट्स है, जो मेन डिपार्टमेंट्स है, फिर चाहे वो बात हो हेल्थ की, फिर चाहे वो बात एजुकेशन की, डिफेंस की, सबसे जो है कटौती करने का काम किया है बजट में। तो उसके साथ ही जो इस देश का हमें जो मूड है वो पता चला। अब आपने यहाँ पे पूछा डिफेंस का बजट घटा या बढ़ा? नहीं, मैं आपको तमाम बताता हूँ। डिफेंस का तो बजट बढ़ा। जो मतलब वो अनयूज बजट होता है ना, जो कटौती जो सरकार ने की, मैं उसकी यहाँ पे बात कर रहा हूँ। जैसे कि आपने यहाँ पे बात किया स्वास्थ्य की, तो सरकार ने जो स्वास्थ्य में अनयूज कितना किया, यानी कटौती कितनी की, उन्होंने 3000। शिक्षा में उन्होंने 6700 के करीब कटौती करने की। तो ऐसी सबके साथ मैं यहाँ पे बता रहा हूँ जो उन्होंने कटौती करने। पहली प्रतिक्रिया ली है मैंने, और विस्तार से मैं आगे इसको और एलाबोरेट करेंगे। पहली प्रतिक्रिया बीजेपी की बजट पे लेकर, भैया बातें नहीं करेंगे जी। भैया जी, सर्वप्रथम तो पूरे देशवासियों को ये विकसित भारत की और अग्रसर बजट की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। अभी डिबेट में आने से पहले मैं भी पार्लियामेंट में था, सारे प्रवक्ताओं की बैठक थी। उस बैठक में खुले तौर पे मैंने कहा कि सरल भाषा में मुझे बताइएगा, क्योंकि मैं जनता के बीच खड़ा रहता हूं, स्टूडियो से दूर वाले डिबेट में ज्यादा पाया जाता हूं, तो सरल भाषा में बताऊंगा कि जनता को क्या मिला। लेकिन उससे पहले, क्योंकि शुरुआत ही नकारात्मकता के साथ कांग्रेस के प्रवक्ता ने कही, तो मैं बता देता हूं, इनको बजट नहीं समझ में आएगा, क्योंकि इस बजट में भ्रष्टाचार नहीं, विकसित भारत की नीति स्थापित। तो इन्होंने कहा कि विकसित भारत की नींव दिखाई पड़ती है। एक ने कहा भ्रष्टाचार की वाली बात कही। जी जनाब, मैं हाँ जी। कांग्रेस के प्रवक्ता बहुत ही कम। नहीं, वो मैं प्रवक्ता के बारे में तो देखिए साहब, आप कांग्रेस के बारे में कुछ भी कहें, कुछ भी नहीं कह सकते, लेकिन हाँ संतुलित बोलना चाहिए, कुछ भी नहीं। लेकिन मैं प्रवक्ता के बारे में कह सकता हूं, वंश बहुत उभरते हुए, जानकार और बहुत ही होनहार। अरे मुन्ना खां, व्यवसायिक 50 रुपए भरे, इन्होंने घरेलू बता दिया, घरेलू सिलेंडर। हाँ देखिए, ये बात जानकार लोगों को पता है। मुन्ना खां ऑटो चलाते हैं, इन्होंने कहा व्यावसायिक सिलेंडर और जो घरेलू सिलेंडर है उसमें फर्क होता है, तो ये बात ध्यान रखनी चाहिए, जो बोले वो ध्यान। मुन्ना खां जी बहुत बहुत शुक्रिया दुरुस्त करने के लिए। हाँ जी। रेलवे के कॉरिडोर की बात की गई है, हाँ। वो अति महत्वपूर्ण है, हमारे देश को विकास की धारा की ओर ले जाने वाला कदम है। क्या बात है। मुन्ना खां दिल्ली की सड़कों पे ऑटो चलाते हैं, लेकिन पूरा 7 कॉरिडोर रेलवे के बने, इसमें बनेंगे प्रोजेक्ट, ये इस पर ध्यान है इनका। नाउ यू प्लीज कंप्लीट। भैया जी, आम जनता से सीधे तौर पे क्या जुड़ता है? स्वास्थ्य, एजुकेशन, दिनचर्या का जीवन में जो आने वाला उपयोगिता वाला सामान, वो डायरेक्ट कनेक्ट होता है। और सबसे महत्वपूर्ण होता है स्वास्थ्य। आज पहली बार आजादी के इतने बाद बजट सेशन में जिले स्तर के अस्पतालों की 50% बढ़ाने की प्रावधान बजट सेशन में लाया किसी ने, तो इस सेशन में आया है। और दूसरी बात मैं स्पष्ट आपको मैं कहता हूं, इंफ्रास्ट्रक्चर में जब ग्रोथ की बात कही जाती है, तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट इंप्लॉयमेंट के साथ साथ रियल डेवलपमेंट की भी बात कही जा सकती है, जिसको हम नकार नहीं सकते, और वो इस बजट में इंप्लीमेंट किया गया है। और सबसे महत्वपूर्ण, जब रेलवे कॉरिडोर की बात करती है, आज तो बंगाल में हमारी सरकार नहीं है, लेकिन दूरदर्शी विकसित नीति की सरकार यह दर्शाती है कि बंगाल के दानकुनी में अगर कॉरिडोर स्थापना की बात होती है, अगर मेडिकल रांची में वहां के जो दिमागी इलाज होता है उसको मजबूत करने की बात होती है, तो ये डायरेक्ट कनेक्ट करता है। और सबसे महत्वपूर्ण, जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है और जो मोबाइल सेक्टर है, उसको भी सस्ते प्रावधान में लाने का काम किया गया, क्योंकि आज मोबाइल के माध्यम से अनेक कार्य होते हैं। इवन मोबाइल के माध्यम से तो आपकी भी रोजी रोटी चलती है, तो आपकी रोजी रोटी की भी चिंता की। अरे भाई, हम भी तो जनता में ही शामिल हैं, हम कोई बाहर से थोड़ी ना। नमस्ते, कहां से आना हुआ? आप आइए, आज तो जनता की बात है। आइए, शर्ट बहुत अच्छी बने, आप आगे मेरे पास आइए प्लीज। कम, आ रहा हूं, आई एम कमिंग, सो यू हैव टू वेट सर प्लीज। हाँ जी, कहां से आना हुआ? कर्नाटक से। कर्नाटक, कलबुर्गी। कलबुर्गी से आए हैं, कर्नाटक से। कैसे हैं सर? बिल्कुल अच्छे। आपका रिएक्शन बजट को लेकर? बहुत अच्छे बजट है, बहुत विश्वसनीय और बढ़िया बजट है। ये
इतना तारीफ कर सकते हैं कि वो बोल नहीं सकता मैं हिंदी में ज्यादा। नहीं, हिंदी में नहीं हो, आपको मैं कहना भूल गया, आप कन्नड़ा बोल दीजिए, कन्नड़ा बोलिए। ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಬಜೆಟ್ ಇದು, ಜನರಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಇದು ಒಳ್ಳೆ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನು ಇವತ್ತು ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬಹಳ ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದೀವಿ ಇವತ್ತು। यकीन मानिए मैं जब आह करता हूं तो समझ के ही करता हूं, ये मत समझना कि आज इन्होंने कन्नड़ बोला तो मैं समझा नहीं, समझा मैं, चला कभी कभी मैं बॉडी लैंग्वेज से भी समझ जाता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। नाउ द कांग्रेस विल रिएक्ट एंड देन द सिद्धार्थ आज हमारे साथ मौजूद है, आर्थिक मामलों के बड़ी लंबी समय पत्रकारिता करते रहे, मैं उनके पास आऊंगा। जी प्रतीक जी, सच्चाई क्या है कि अगर आप इस सरकार के बजट को देखेंगे जो उन्होंने पहली बार पेश किया था 2014 में, तो आप देखेंगे ये हर बार क्या कहते हैं, आप इस बजट से उम्मीद मत रखिए, इसका परिणाम जो आप आगे देखिएगा। जैसे उन्होंने 2014 में पहली बार बजट जीते तो हम अभी हैं मौजूदा समय में। नहीं सुनिए, जब इन्होंने जो है 2014 में पहली बार बजट पेश किया तो इन्होंने कहा कि हम 2021 तक जो है 100 स्मार्ट सिटी बना देंगे, 2022 तक किसानों की आय को दुगनी कर देंगे। इन्होंने कहा था कि भारत में हम बुलेट ट्रेन लेकर आ जाएंगे। 2021 चला गया, 2022 चला गया, लेकिन ना ही 100 स्मार्ट सिटी मिली, ना ही किसानों की आय दुगनी हुई, ना ही भारत को बुलेट ट्रेन मिली। तो अब इन्होंने क्या कहा, और इनके बीजेपी के प्रवक्ता की बात को भी सुनोगे तो उन्होंने कहा कि हम विकसित भारत 2047 एक नया लक्ष्य दे दिया कि भैया आप अभी उम्मीद मत रखिए, 47 में देखिएगा। तो ये करते हैं। अब मैं यहाँ पे कहता हूँ, इन्होंने यहाँ पे बात, एक सेकेंड आ रहे हाजी, 5 सेकेंड अपनी बात। तो देखिए, इन्होंने कहा कि 2047 विकसित भारत की, लेकिन जब आप यहाँ पे विकसित भारत 47 की बात कर रहे हैं तो आपने सिर्फ हवा पे बात कर दी, और लेकिन जमीन पे हकीकत क्या है वो जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। भैया जी, एक मानसिकता को पढ़ने की और समझने की आवश्यकता है, और वो मानसिकता है कांग्रेस के युवा प्रवक्ता की। इन्होंने कहा कि 2047 को देखकर आप आज का बजट कर रहे हैं। अरे भैया, जब आपके यहाँ कांग्रेस के यहाँ जब बच्चा जन्म नहीं लेता पहले डिसाइड कर देता है कि मुखिया कांग्रेस का होगा, तब कौन सा ईयर देखते हो? जब आपके समाज पार्टी के यहाँ ललुआ जन्म नहीं लेता है, यहाँ तो हम विकसित भारत बनाएंगे। बजट दूरदर्शी सोच को दर्शाता है, स्टेट्समैन पॉलिसी को दर्शाता है, और जो स्टेट्समैन होता है रियल जनरेशन बिल्डिंग की बात करता है। और इन्होंने कहा एलोकेशन की बात, मैं इनको ये रिपोर्ट आज सबमिट करूंगा जिसमें 30 लाख से लेके 36 लाख तक रेवेन्यू टोटल एलोकेशन है, और वो बढ़ते गया है दर ईयर बाय दर ईयर। ये बताता है कि हमारी दूरदर्शी इकोनॉमिक पॉलिसी कितनी सशक्त हुई है। राइट। इस देश के गृह मंत्री से बॉर्डर नहीं संभल रहे, इस देश के रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी से रेल एक्सीडेंट नहीं संभाल रहे, वित्त मंत्री से जो है बजट नहीं संभल रहा। अरे भैया, आप छोड़ क्यों नहीं देते? क्योंकि अगर आपने जो है इकोनॉमिक सर्वे पढ़ा होता तो आपको पता होता इकोनॉमिक सर्वे क्या कहता है। इकोनॉमिक सर्वे कहता है कि एमएसएमई आज जो है 60,000 के करीब 5 साल में बंद हुए, जो इस देश की रीढ़ की हड्डी है। इकोनॉमिक सर्वे क्या कहता है? इकोनॉमिक सर्वे हमारा जो चाइना के साथ ट्रेड डेफिसिट हो चुका है, उसी चाइना के साथ जिसके साथ मोदी जी कहते थे कि भैया चाइना को लाल आंख दिखाना चाहिए था, आज उसके साथ 100 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट। राइट। जनता का एक दो रिएक्शन। आई एम कमिंग सर। जी सर, मैं तो आम आदमी हूँ, आम आदमी हूँ, मैं आम आदमी की बात करूंगा। जी, और जो मुझे फायदा दिखेगा वही बात करूंगा। जो फायदा दिखे वही बात करिए सर। आप पहले देश में समस्या थी बेरोजगारी की, जो बहुत गंभीर थी, अभी भी है। अब उससे ज्यादा गंभीर समस्या हो गया पोल्यूशन की, जिसपे कोई भी प्रावधान नहीं करा गया इस बजट के अंदर। और जब सबसे ज्यादा करना चाहिए, आप टूरिज्म के लिए बना रहे हैं। टूरिज्म तो तब आएगा जब वो देखेगा पोल्यूशन कितना है। राइट। और आम लोग तब आएंगे, आम लोगों के जीवन से खेल रहे हैं आप। पर्यावरण पे जोर दिया जाना चाहिए था। हाँ जी, हम युवाओं को बहुत उम्मीद थी इस बजट से कि इसमें युवाओं की बात होगी, रोजगार की बात होगी, जबकि हमारे लिए कुछ नहीं किया गया इस बजट से। राइट। सर, ये कांग्रेस के जो प्रवक्ता जी हैं, हाँ। इनसे मेरे 2 प्रश्न हैं। जी बिल्कुल, पहले अपने नाम बताइए सर। मेरा नाम है अर्पित तिवारी, जबलपुर मध्य प्रदेश से। अर्पित तिवारी भाई सुनो, ना जाने कान खींच के मारेंगे भी। आ जाओ देखो कहीं का। हाँ जी, अर्पित तिवारी, जबलपुर। हाँ जी, 2 सुनो, तुम्हारे समझ में नहीं आ रहा तो तुम्हारे पिताजी और सारे समाज के लिए बात कर रहा हूँ, चुपचाप खड़े रहो। 2 मूलभूत प्रश्न है। पहला, आप ये मेरे को बता दीजिए कि इकोनॉमी का जो फीजल डेफिसिट है वो कितने % पे है। दूसरी बात, हमारी जो जीडीपी ग्रोथ एस्टिमेट है वो कैसे परफॉर्म करी है। और इसके 1 मिनट, मोटे तौर पे बहुत माइक्रो और लेवल तक गए ये 2 बातें। हाँ। अब रही बात, इनने जो प्रश्न उठाए थे उस पर मैं स्मार्ट सिटी को लेके, तो एक चीज मैं आपको बताता हूँ
100 स्मार्ट सिटीज की परिकल्पना की गई, तो अभी तक में ऐसा तो नहीं है कि एक भी स्मार्ट सिटी नहीं बनी। दूसरी बात, फिर आप जो प्रोजेक्ट्स और डेवलपमेंट की बात कर रहे हो ना, मेरे पास कल ही मैं रेड फोर्ट साइड गया था, बहुत बड़ी प्रदर्शनी लगी थी। दो इंपॉर्टेंट चीज जो है वो हिंदुस्तान के इतिहास में आज तक कभी नहीं हुई। वन इज डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर, आई थिंक यू शुड स्टडी अबाउट इट, एंड द सेकेंड इज द कंसेप्ट ऑफ द हाइड्रोजन ट्रेन। और ये जो फ्यूचर ओरिएंटेड हम काम कर रहे हैं। सर आप क्या काम करते हैं? मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, हिस्ट्री पढ़ाता हूँ मैं। हिस्ट्री पढ़ाते हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। हाँ। बहुत बहुत स्वागत है। और बीजेपी के लिए भी मेरे पास एक जरूर होना चाहिए सर प्रश्न, हाँ जरूर होना चाहिए बीजेपी के लिए प्रश्न। हाँ, प्रश्न भी है और एक सुझाव और समाधान भी है कि अगर आप डेवलप्ड इंडिया के बारे में बात कर रहे हैं तो आप देखिएगा कि आपने एजुकेशन और रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कंटिन्यूसली आपने जो कंट्रीब्यूशन इन्वेस्टमेंट है आप कम करते जा रहे हो, विच इज अ वेरी नेगेटिव ट्रेंड। राइट, ये दो चीजें इंपॉर्टेंट है। मैं सिद्धार्थ को खड़ा करना चाहूंगा। सिद्धार्थ प्लीज, मैं आप यू कैन क्लैरिफाई। सिद्धार्थ, बजट से क्या कुछ हासिल, क्या कुछ फ्यूचर को हासिल और क्या क्या सपना दिखा सकता है और कहां तक हम पहुंच सकते हैं 2047 विकसित भारत को लेकर अगर बात करें? नहीं प्रतीक, देखिए ये जो बजट है, थोड़ा ऑडियो बढ़ाएंगे बेटा, आप करो ऑडियो। ये जो बजट है ये आप ये समझना चाहिए हम लोगों को कि इस समय जियोपॉलिटिकल टेंशन और जो वैश्विक स्थिति है उसकी जो चुनौतियां, उसको देख के अगर मैं कहूं तो बहुत ही संतुलित बजट है जिसका फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पे पूरी तरह से फोकस रखा है। साथ साथ जो सबसे जरूरी चीज है वो है मैन्युफैक्चरिंग, और मैन्युफैक्चरिंग में भी अगर मैं एक दो चीज बोलूं तो सेमीकंडक्टर्स का के लिए एक और नया मिशन लेके आना, साथ साथ क्रिटिकल मिनरल्स जो आज दुनिया जिसको लेके होड़ मची हुई है, तो उस पे एक कॉरिडोर, स्पेशली एक कॉरिडोर का अनाउंसमेंट, साथ साथ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस उस पे बहुत काम किया है, चाहे वो इनकम टैक्स से जुड़ा हुआ हो, कस्टम से जुड़ा हुआ हो। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर जो अभी आपके एक दर्शक ने भी बोला कि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, फिर फास्ट ट्रैक रेल ट्रैक, 7 कॉरिडोर्स अनाउंस हुए। तो और सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं बोलूंगा, अभी तक हम लोग जो रोड जो हाईवेज के ऊपर फोकस कर रहे थे, पहली बार 20 इनलैंड ट्रांसपोर्ट के जो है कॉरिडोर बनाने की इस बजट में जो है अनाउंसमेंट हुआ। और एक और बात इसके साथ साथ हेल्थ, नॉट ओनली फिजिकल हेल्थ जो आपने बात बोली शुरू में कि कैंसर के ड्रग्स या रेयर डिजीजेस के जो दवाइयां हैं उन पे कस्टम ड्यूटी 0 की गई। इसके अलावा आपकी फाइनेंशियल हेल्थ जो आज टैक्स लगाया गया है फ्यूचर एंड ऑप्शंस पे, मुझे लगता है वो बहुत जरूरी था क्योंकि उसमें ट्रेड बहुत स्पेकुलेटिव ट्रेड हो रहा था और जो एक आम आदमी जो यहाँ खड़ा है, ऐसे बहुत सारे लोगों का पैसा जो है डूब रहा था। तो मुझे फ्यूचर ट्रेडिंग पे जो था, वो जो इधर सवाल आया था उस पर सिद्धार्थ का अपना व्यू था, उन्होंने अपना रखा। वेरी क्विक सर, जनता समाजवादी पार्टी सर। पहली बात मैं बता देता हूं, एजुकेशन में अगर पिछले साल से कंपेयर करेंगे तो 1,28,000 से बढ़ाकर 1,39,000 अप्रोक्सीमेटली बजट इस बार दिया गया है, तो वृद्धि हुई है एजुकेशन के लिए बजट सेंक्शन में। दूसरी बात, एक बात मैं इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि उनको पूरा हक है और उनको ये भी हक है कि ये जो हिस्सा बताया वो जीडीपी का कितना फीसदी है। मैं बिल्कुल सबसे बड़ी बात, हम सकारात्मक सुझाव का स्वागत करते हैं। हम थोड़ी ना कांग्रेस से जो आपातकाल लगा देते हैं, स्वागत करते हैं। दूसरी बात मैं आपको सर स्पष्ट बताता हूं, आदरणीय वित्त मंत्री जी ने स्पेसिफाई किया है कि जब भैया जी में जाना तो एक बात जरूर बता देना, जो भी आप लोग डिबेट में जाओगे, कि जब हमारे यहाँ जो भी ड्रेन जो टनल बनता है, जब लोग फंस गए थे, बड़ा ताजदी हुआ था, जो इक्विपमेंट लगते थे, एक विदेशी देश ने चिप भेजने से जब आनाकानी करनी शुरू की, तब मोदी जी ने कहा कि देश में चिप और इक्विपमेंट बनाने के लिए अदर से प्रावधान निकालिए ताकि देश में वो इक्विपमेंट बने और कहीं भी हमें कुछ काम करना पड़े तो वो देश का स्वदेशी बना इक्विपमेंट होना चाहिए। इस बजट में उसको लाया गया। और ये जो स्वदेशी वाला पॉइंट है, दिस इज द इंपॉर्टेंट वन। ऑफकोर्स आई विल गिव यू द क्लैरिफिकेशन। ये यहाँ पे शिक्षा पे बड़ी बड़ी यहाँ पे डींगे हकने का काम कर रहा है। सच्चाई आप सब लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि शिक्षा, स्वास्थ्य, वो सारी चीजें जो आप सब लोगों को यहाँ पे इफेक्ट करती हैं। शिक्षा पे हमारे समय पे कितना हम लोग करते थे बजट का, हम लोग करते थे 4.77% जो है अलोकेट। इन्होंने कितना किया है? इन्होंने किया 2.54%। आपने घटाया है, आपने लगातार पूरे पिछले 10 साल में हायर एजुकेशन पे आपने 55% यहाँ पे घटाने का काम किया है। इसी वजह से हायर एजुकेशन में जो है ड्रॉप आउट बढ़े हैं लगातार। राइट, टेक इट योर पॉइंट। आइए आप सर, हुजूर
इनको एक बात स्पष्ट होना चाहिए, जब आप परसेंटेज कैलकुलेशन करते हैं तो सम एंड शॉर्ट अमाउंट को भी कैलकुलेट कीजिए कि आपके समय क्या था। दूसरी बात मैं कह रहा हूं, यह कहे कि गृह मंत्री जी से होम मिनिस्ट्री नहीं संभल रहा, वित्त मंत्री जी से फाइनेंस नहीं संभल रहा। भाई साहब हमसे छोड़ दो, क्या संभल रहा नहीं संभल रहा? अरे राहुल गांधी जी से कांग्रेस नहीं संभल रहा, पहले उसको समझाओ तो भैया। आई नो तुम्हें इस बात पे ज्यादा अच्छा लगा, लेकिन आज काम की बात है, इसमें ना करो, हल्ला ना करो। इट्स नॉट अ पर्सनल कमेंट। जी सर, वेरी क्विक सर, मैं आपको बता, लेकिन समाजवादी से मैंने बोल दिया सर, मैं एक क्विक रिकमांड। जी, समाजवादी पार्टी, आपने तो बजट को बिल्कुल बोगस करार दे दिया। प्रत्येक जी, किसी भी स्वस्थ इकोनॉमी के 2-4 इंडिकेटर्स होते हैं। ऑफ कोर्स होते हैं सर, आगे आइए। हाँ जी। पहला इंडिकेटर ये होता है कि अगर इकोनॉमी स्वस्थ है तो बेरोजगारी की समस्या नहीं होगी, जो कि सरकार में बहुत विकट समस्या है, इस पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इसलिए युवाओं के लिए इस बजट में कुछ नहीं है। दूसरी सबसे बड़ी बात है, ये देश कृषि प्रधान देश है, किसानों के लिए क्या है इस बजट में वो नहीं बताएंगे। आय दोगुनी होनी थी 2022 तक, हर घर को पक्का मकान मिलना था 2022 तक, अब तो 2026 आ गया है। सर देखिए, अगर वो कहते हैं कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिला लें और कृषि को मिला लें, तो लगभग 21% ज्यादा एलोकेशन है, वो ये कहते हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि जो पर कैपिटा इनकम ग्रोथ है 2014 में 9.6 था, 2026 में जो आज है वो 5.6 है। तो दोनों का जो तालमेल है वो पता नहीं चलता। हाँ, ये बात जरूर है कि जो ये बजट है इस देश के कुछ खास लोगों के लिए, जिसको 5% हम कह रहे हैं, उन 5% लोगों के लिए तो बिल्कुल चांदी ही चांदी है, बाकी 95% के लिए कुछ है नहीं उसमें। राइट, ये 595। जी जनाब अली, कहाँ से हैं आप? हुजूर सर, मैं पंजाब से आ रहा हूँ। पंजाब से, क्या नाम है सर? राम कुमार। राम कुमार जी, मैं आऊंगा, माता जी आपको वेट करना पड़ेगा। मेरा पॉइंट है, सर ने एक बात बोला था, क्या पूरा हमारा हाई स्पीड ट्रेन चल रहा है, मेट्रो चल रहा है, जो एग्जिस्टिंग ट्रेन है उसका पूरा प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है सर, राइट? जो लोगों की पेंशन है वो खत्म की जा रही है सर यहाँ पर, और आप बात किए जा रहे हैं उस चीज की, पूरे पीएसयू सेक्टर है, पब्लिक सेक्टर यूनिट है, उनको प्राइवेटाइजेशन की जा रही है सर। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जितने भी मेरे जो नौजवान युवा है वो कहाँ पर जाएंगे सर? उनको गवर्नमेंट जॉब के लिए कहाँ पर है सर? आपने पेंशन खत्म कर दी है सारी, पूरे रेलवे डिपार्टमेंट को आपने प्राइवेटाइजेशन करने पर तुले। सर देखिए, मैं आपको सीधी सी बात कहता हूं, सरकारी नौकरियां तो बहुत ज्यादा नहीं हैं, और इस बात को देर और सबेर जैसे भी समझना हो, हम सबको समझना पड़ेगा। हाँ, लेकिन सर मैं आ जाऊं, बहस नहीं है इसमें, मैं बस सिर्फ ये जरूर कहना चाहता हूं, लेकिन अगर प्राइवेट जॉब्स हैं तो उसमें भी हमको फैसिलिटीज बेहतर से बेहतर होने की तरफ बढ़ते हुए दिखना चाहिए। और सर रेलवे ही नहीं है सिर्फ, सर आपको अपनी पेंशन की पड़ी है, हमें आज के युवा की पड़ी है, बस इतना फर्क है। बस आपकी दिक्कत हमारी और आपके विजन में इतना है। मैं पेंशन का विरोधी नहीं हूं, पेंशन मिले, आपने अपना जीवन दिया है, जीवन होम किया है यकीनन, लेकिन मैं आपसे ये जरूर सवाल पूछूंगा कि जब आप युवा के रोजगार की बात करते हैं तो ये मैं जानना चाहूंगा कितना हिस्सा सैलरी और पेंशन में जाता है, ये जरूरी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। जी जनाब अली। देखिए प्रतीक जी, आपकी पहली प्रतिक्रिया। जी, मैंने हमेशा से जो है सरकार के द्वारा किए गए प्रयासों की तारीफ की है, लेकिन अगर आप जो है अपना पेस देखेंगे तो उसके तुलना में मैं इस बार थोड़ा अनसेटिस्फाइड हूँ। अनसेटिस्फाइड है? जी जनाब। वो इसलिए है क्योंकि देखिए, जब कोविड के बाद से जो 2 देश थे जिनका जो है ग्रोथ रेट सबसे अच्छा था, उसमें बांग्लादेश 8% से ऊपर था, और ये मैं बड़ा चिंता, चूंकि मेरा काम है समय से बहुत पहले बात रखना जो है। और जिस तरह से अभी जियोपॉलिटिकल जो है चैलेंज की बात की है, जो तमाम जो विकसित देश है वहां पे एडजेसेंट जियोपॉलिटिकल जो चैलेंजेस हैं, लेकिन इन्होंने जो है बैठे बैठाए अपने अनरेस्ट को जो दावत दी है, मैं संकेत कर रहा हूं कि प्लीज इसका सॉल्यूशन निकालिए। मैं इसको मैं जरा इलाबोरेट करिए, सिद्धार्थ तो आपको सुन रहे हैं। वो ये है कि जो अभी आपके यूनिवर्सिटीज में जो यूजीसी वाला जो मामला है, जो ये नॉर्मल मामला नहीं है। मैं सरकार को फिर कह रहा हूं, इट इज नॉट अ नॉर्मल इशू। ये अनरेस्ट इस तरह इतना अगर बढ़ा तो जिस तरह से जो हैम्परिंग है ये बहुत बढ़ेगी, बजाय उसके जो फोकस वो होगा। अभी जैसे ये तमाम बातें की जा रही हैं, लास्ट ईयर जो एलोकेशन था उसमें जो एक्सपेंडिचर है वो नहीं कवर अप कर पा रहे हैं जो है। हाँ, कैपेक्स जो बढ़ाया है 12 लाख प्रोजेक्शन तो कर दिया आपने, जो लास्ट ईयर का जो प्रोजेक्शन था उसमें कितना आपने खर्च किया, नहीं कर पा रहे हैं आप जो। मैं आपसे एक चीज बोलूं, चिंता आपको यूजीसी वाले मुद्दे पे जाता है या चिंता बजट वाले मुद्दे पे जाता है? देखिए मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, क्योंकि बात मैं आज उस पर कर रहा हूं, और यकीनन बजट एक ऐसा होता है, सिर्फ हिसाब किताब का लेखा जोखा नहीं होता है, सिर्फ लेखा। मैं आपकी इस बात से तो सहमत हूं कि सिर्फ हिसाब किताब का लेखा जोखा नहीं होता, फ्यूचर पे हमारी नजर और 47 तक कैसे पहुंचेंगे इस पर। लेकिन मुझे इस बात की बड़ी हैरानी हुई कि आज आप यूजीसी का मुद्दा उठा रहे हैं। नहीं, वो इसलिए क्योंकि इंटरकनेक्टेड है। यूजीसी में जो एस्पिरेंट्स हैं, जो लोग हैं मतलब हायर एजुकेशन के बाद इमीडिएटली एम्प्लॉयमेंट का पार्ट बनने वाले हैं जो है,
और आप में तो सारे लोग हैं सर। वही कह रहा हूँ ना, तो फिर इक्वलिटी आपको मेंटेन करनी चाहिए। राइट, वो तो मैं कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से वो चीजें हैं, और उस पर उन्होंने सरकार ने क्लैरिफिकेशन दिया। सिद्धार्थ वांट टू से, इफ यू वांट टू से समथिंग। जहां तक इन्होंने कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात की, मुझे लगता है सरकार लगातार सिर्फ एक साल था जब 50,000 करोड़ सरकार कम खर्च कर पाई थी, और चूंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं। आप पुल का निर्माण करते हैं, आप एयरपोर्ट का निर्माण करते हैं, आप जो है जैसे सी पोर्ट्स बना रहे हैं, तो उसमें कई बार प्रोजेक्ट्स नहीं अवेलेबल होते, तो छोटा मोटा खर्चा रह जाता है। लेकिन आप 4-5 साल से लगातार देखेंगे तो सरकार चुनौतियों के बीच में, इस साल जिस तरह की चुनौतियां हैं, मुझे लगता है बहुत ही रियलिस्टिक बजट है। अगर चाहती, निर्मला जी ने आज अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा कि मैं शायद 4% भी फिस्कल डेफिसिट दिखा देती, लेकिन क्या वो रियलिस्टिक था? नहीं था। और एक और बात मैं बोलना चाहूंगा कि आप इस बात को भी अप्रिशिएट करिए कि आज हिंदुस्तान अकेला देश है जो दुनिया में अमेरिकन टैरिफ के अगेंस्ट खड़ा हुआ है। आपने अपने जो खुद के हित हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे आपके जो लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स हो, टेक्सटाइल हो, लेदर हो, जेम्स ज्वेलरी हो, वहां पे आपने किसी तरह का कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। तो मुझे लगता है हमें ये टाइम है कि सरकार के साथ खड़ा होना चाहिए, और सरकार ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जो भी मैन्युफैक्चरिंग पे जो पुश कर रहा है सरकार, अल्टीमेटली इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा। अगर राइट, कुछ आप कह रहे थे? देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि इन्होंने मेरी बात पकड़ ली। अगर मैं डेटा कर दूं तो मेरे ख्याल से जो 90% से ज्यादा जो एलोकेशन के जो लास्ट ईयर के थे ना, उसमें जो है 20% को भी क्रॉस नहीं किया। जो है कहे तो मैं खोल दूंगा, तो इसलिए वो वाली बात मत करिए। मेरा फिर ये कहना है कि सरकार जो लगातार जो मतलब प्रोग्रेसिव उसमें मोड में जा रही थी, अब आपको जो मैंने एग्जाम्पल दिया बांग्लादेश का, जो 8.5% की ग्रोथ से जो कहा क्या हाल हो गया, और आपको ये बड़ा वो लग रहा है हाइपोथेटिकल, और मैं अलार्म कर रहा हूं गवर्नमेंट को जो है कि आप चेत जाइए, नहीं तो आने वाला वर्ष आपके लिए बहुत चुनौतियों वाला है। अच्छा, ठीक है साहब, इस पे जवाब है। मैं कहूंगा अगर जूम भी कर सके तो दिखाइएगा। जो इन्होंने बात कही, पहले तो एक्सपेंडिचर अमाउंट जो है वो सरकार के प्रावधान से खर्च हुआ। कुछ जो पेंडिंग जो स्टेट को डाइवर्ट होते हैं, मैं बता दूं, स्टेट को जो डाइवर्ट होते हैं, उन्होंने रिवाइज्ड रिपोर्ट नहीं भेजा कि आपको जो एलोकेशन हुए वो आपने कितना खर्च करा और कितना कहां खर्च करा। या तो खर्च नहीं करा तो उसका जवाब नहीं दिया, इसलिए यहां से सेंशन नहीं हुआ। तो ये टेक्निकल विषय है जिसको समझने की आवश्यकता है। और दूसरी बात मैं कहता हूं, इस बजट का एक इंपॉर्टेंट पहलू भैया जी हमें यह देखना होगा, हर जिले में महिलाओं के लिए गर्ल्स हॉस्टल की बात अगर कर रहे हैं, तो आज किसान की बात हमारे यादव जी ने कही और हमारे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने कही कि किसान के लिए क्या कर रहे हैं। किसान पहले इन लोगों को मजबूर दिखते थे, अब हम उन्हें नेशन बिल्डर क्यों लेकर। राइट जी जनाब, कहां से आना हुआ आपका? सर मैं सीए हूं, सूरत से हूं। चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, सूरत से हैं, गुजरात से आते हैं जी। सर हमारा ये आज बहुत अच्छा डिसीजन। एक मिनट को, अरे क्रांतिकारी, चुपचाप, एक मिनट चुपचाप रहो। हाँ राम सर, आज जो फ्यूचर ऑप्शन पे जो डिसीजन लिया गया एसटीटी पे, वो बहुत अच्छा डिसीजन है, क्योंकि जब हम रिटर्न्स भरते थे, काफी युवा ऐसे होते थे उनका इतना नुकसान होता था जितनी तो उनकी कमाई भी नहीं होती थी। बट हमारा एक और रिक्वेस्ट था निर्मला जी से कि एलटीसीजी को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से टैक्स हटाना चाहिए था, ताकि अभी जो मार्केट गिर रहे हैं, एफआईआईज निकल रहे हैं, उसका बढ़ोतरी होता, वो अच्छा रहता। अगर टैक्स कम हो जाता या तो एग्जेम्प्ट कर, लॉन्ग टर्म वाले पे थोड़ा सा करना चाहिए। नहीं जी जनाब, योर पहली प्रतिक्रिया, रिएक्शन? मेरे दोनों तरह के रिएक्शंस हैं सर। हाँ जी, देखिए, सबसे पहले तो कैपेक्स का मामला, जो 12 लाख करोड़ प्लस जो कैपेक्स पे खर्च हो रहा है, ये एक स्वागत योग्य कदम है। पिछले कई सालों से बजट में ये आवंटन किया जा रहा है, तो देखिए कैपेक्स आपको डालना ही पड़ेगा। एक और चीज जो अब तक चर्चा में नहीं आया है, 798 जिलों में एक गर्ल्स हॉस्टल बनाया जाएगा जिसमें साइंस। जब मैं आपसे बात करता हूं, तुम जब आप कैपेक्स की बात करते तो बुनियादी बात है, बुनियादी सेक्टर की बात है, तो लोगों को समझ में आए, उसको क्लियर कर दिया करिए। क्लियर कर देता हूं कि भाई एक है कि पेंशन वेतन वाला खर्च होता है, और एक है जो पूंजीगत व्यय, जिससे कि संपत्ति सृजन होना है, देश के पूंजी का निर्माण होना है, उससे संबंधित। एक होता है जैसे पेंशन में और आपकी तनख्वाह में, ये सारा हिस्सा जाता है, और एक वो होता है जहां पे आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं जिससे रोजगार भी डेवलप होता है। बिल्कुल उस जगह पर। दूसरा चीज मैं कह रहा हूं, तो जिसके ऊपर ध्यान अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने भी नहीं बोला, मैं कहूंगा कि वो बहुत शानदार चीज है। महिला सशक्तिकरण की दृष्टि से 798 जिलों में देश भर में हर जगह पे एक गर्ल्स हॉस्टल बनना है, और साइंस से संबंधित चीजें भी पढ़ाई जाएंगी। ये तो देखिए पॉजिटिव चीज है, लेकिन दो सरकारों में टकराहट दिखाई दे रही है सर इसमें, और वो टकराहट है केंद्र सरकार बनाम राज्य सरकार। कैपेक्स के मामले पे ही अभी सीएजी की रिपोर्ट, अभी 2 दिन पहले की रिपोर्ट आई है, उसमें दिख रहा है कि केंद्र सरकार ने जो पिछला कैपेक्स का खर्च किया, पूंजीगत व्यय पे खर्च किया, वो 70% खर्च किया सर दिसंबर तक में, लेकिन राज्य सरकारें 45% खर्च कर पा रही हैं, केवल और केवल 45। और जो बड़े राज्य हैं, भारतीय जनता पार्टी के डबल इंजन वाले जो बड़े
भी कम दिखेगी। तो हमें लग रहा है कि जब केंद्र सरकार खर्च करे, राज्य सरकार खर्च ना करे, उस मामले पे इनको ध्यान देना पड़ेगा। और निजी सेक्टर, देखिए आप सारा विकास 8.2% का ग्रोथ रेट। मैं निजी सेक्टर पे आता हूँ, एक मिनट छोड़ी सी प्रतिक्रिया जी। हाँ बेटा बोलो जी। जनाब कहाँ से आना हुआ? आई एम फ्रॉम बॉम्बे। मुंबई से हैं, मुंबई से हैं। क्या नाम है सर आपका? अजय शर्मा। क्रांतिकारी कहाँ चला गया वो? हटाया नहीं, क्रांतिकारी को हटाया ना करो। मिसबिहेव कर रहे थे। मिसबिहेव कर रहे थे, हाँ हाँ। पब्लिक सो एब्सोल्युटली रॉन्ग। हाँ जी, आई एम सॉरी सर, वो हो जाता है, कुछ हो जाता है, थोड़ा उत्तेजना आ जाती है, कोई ऐसी बात नहीं है जी। प्रतीक जी, जस्ट आई वांट टॉक टू Samajwadi Party. Samajwadi Party. Because my forefather was belonged to Amethi once upon a time, and all family settled in Mumbai. अभी हिंदी में बोलेंगे तो सर गुरुजी बता वो हाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम है। All education by that Mumbai. मुंबई में। हाँ तो सर मराठी बोलिए फिर। बोलूंगा मराठी। अरे सर जब हम कन्नड़ सुन सकते हैं तो हम मराठी नहीं समझ में आएगी है? बिल्कुल सुन सकते हैं। हाँ, जब हम कन्नड़ समझ सकते हैं तो हम मराठी तो समझ ही सकते हैं। 2 मिनिट पहिले हे सांगितले होते की मोदी सरकार का आपल्या किसानसाठी काय केलं। हाँ, अरे ये इनका कहना है कि अभी इन्होंने थोड़ी देर पहले बोला कि मोदी सरकार ने किसानों के लिए क्या किया। मराठी समझ में आती है सबको। हाँ जी, मला एवढं सांगा तुम्ही। आमचे आजोबा वडील तो पण यूपीचे होते, म्हणून तुमचे पार्टी फक्त पार्टीसाठी मी शिफ्ट झाला। आमचे वडील शिफ्ट झाले मुंबईला। काय केलं तुम्ही? फक्त त्याचे गावाला नाचवलं, हेक्टरला नाचवलं, हडप केला पैसा, जेवण केला, झोप झालं। असं ना काय पाहिजे। जब तुम्ही कोणी हिंदी बोल दो थोड़ा। अगर आप किसी पे उंगली उठाते हैं, जो फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट यू सी योर कॉलर, आप अपना खुद देखिए आपका बैकग्राउंड क्या है। जस्ट ये क्रेडिट जो हम लोग मुंबई गए ना, ये आपके नेताओं को जाता है। इतना पनिश नहीं होते। कह रहे हैं कि मराठी में बोला इन्होंने, और इन्होंने कहा कि अगर मैं यहां से मुंबई चला गया, अमेठी से मुंबई चला गया, तो उसका कारण आप लोगों के क्रेडिट को जाता है, वरना तो पलायन ना होता। मैं यही रुकता, लेकिन धर्मेंद्र जी को ही मौका मिलेगा, क्योंकि धर्मेंद्र जी से सीधा सवाल मुंबई के। क्या नाम है सर आपका? अजय शर्मा। अजय शर्मा, नौकरी करता हूँ, डायरेक्टर टेक्निकल। डायरेक्टर टेक्निकल है। उन्होंने कहा कि हमारा पलायन इसलिए हुआ क्योंकि आप सत्ता में जब थे आपने कुछ नहीं किया अमेठी में, इसलिए मैं गया। जी धर्मेंद्र जी, समाजवादी पार्टी। सबसे पहले तो आपका पलायन जब हुआ तो कम से कम मुंबई रुक गए, इसी देश में हैं आप। लेकिन आज सुन लीजिए, आज जो इस देश में नागरिकता छोड़ने वालों की संख्या कई लाख हो गई है, कई लाख। उसके बारे में नहीं बताएंगे। लोग देश छोड़ के चले जा रहे हैं। पॉल्यूशन इस कदर है कि वहां पे इन्वेस्टमेंट कैसे आएगा। एक बहुत बड़े देश ने एक रिपोर्ट पब्लिश करी है और उसमें इस पॉल्यूशन का जिक्र किया है कि अगर इंडिया के अंदर इतना गंभीर समस्या रहेगी पॉल्यूशन की, तो लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। मैं आंकड़ों की बात कर रहा था। 2 करोड़ रोजगार देने की बात किसने कही थी? मोदी जी ने कही थी, मैंने तो नहीं कही थी। किसानों की आय दोगुनी करने के लिए मोदी जी ने कही थी, मैंने तो नहीं की थी। उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार में जो हायर एजुकेशन के बजट को कम किया जा रहा है, विज्ञान धारा नाम की स्कीम बंद कर दी गई, जिसे रिसर्च होता है, डेवलपमेंट होता है। विश्वेश्वरैया नाम की स्कीम देश की सरकार ने बंद कर दिया, जिसे रिसर्च होता है, डेवलपमेंट होता है। बड़े बड़े जो केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, जेएनयू को मिला करके वहां के रिसर्च फंड बंद कर दिए गए। और आज वहां पे गरीब जाकर पढ़ता था, रिसर्च करता था, देश की प्रगति में अपना योगदान देता था, उसको कम कर दिया गया। तो बताइए क्या हो रहा है? राइट समाजवादी। अरे रुको यार, हल्ला ना मचा करो, बोलने का तो हक सबको है। बाबू जी क्या हुआ, काहे हल्ला मचा रहे थे? नहीं सर, हल्ला मचा रहा, उनको ये नहीं पता 2 लाख करे 2 करोड़ करे हैं। रही बात, मैं बीजेपी पे आता हूँ, आम आदमी पार्टी पे। इन्होंने दिल्ली में एजुकेशन डिपार्टमेंट में रिटायर्ड पर्सन भर्ती है, 25,000 रुपये महीना। और ये 10-15 साल पहले की बात है। उसके बाद महंगाई नहीं बढ़ी क्या? 10-15 साल पहले? यस, आई एम द फर्स्ट पर्सन टू से दैट। 15 साल पहले? यस, 15 साल पहले। 10-12 साल हो गए जी। 10-12 साल हो गए पहले। हाँ जी। हाँ मैं समझ गया जी। मैं आया, नए लोगों को बोलेगा। मैं आप अच्छा बोलते हैं, आपको बजट का मालूम है, असिस्टेंट प्रोफेसर है, लेकिन मैं एक लाइन में अपनी मैं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के प्रवक्ताओं दोनों से एक बात बोलूंगा कि हर बच्चा प्रयास करता है कि उसको 100% मार्क्स मिले, लेकिन अगर 70% मिलते हैं तो उसकी नीयत पे कभी संदेह नहीं। विजन बहुत बड़ी चीज होती है। विजन में ये मैं बोलूंगा डेवलपमेंट एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। कांग्रेस बीजेपी को इतर करके अटल जी की 4 लाइनें यादें मुझे याद आती हैं कि दुनिया का इतिहास पूछता रोम कहाँ यूनान कहाँ, दुनिया का इतिहास पूछता रोम कहाँ यूनान कहाँ,